नमस्कार और इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो पैसों को लेकर हमारा पूरा नजरिया बदल कर रख देगा। आमतौर पर हमें क्या लगता है, यही ना कि एक बड़ी सैलरी का मतलब है आर्थिक आजादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। पर सच तो यह है कि एक शानदार पैकेज या हाई इनकम कभी भी सच्ची दौलत की गारंटी नहीं होती। इसे हम द वेल्थ पैराडॉक्स कहते हैं। तो चलिए सीधे इस मुद्दे में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ज्यादा पैसा कमाने और असल में अमीर होने के बीच ऐसी कौन सी खाई है जो हमें नजर नहीं आती। अब जरा एक आंकड़े पर गौर करते हैं। 2024 की फेडरल रिजर्व रिपोर्ट कहती है कि लगभग 14% कंज्यूमर्स अपना कर्ज चुका पाने में फेल होने के डर से जूझ रहे हैं। पर इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये फाइनेंशियल चिंता उन लोगों में सबसे ज्यादा पीक पर है जो साल का $1 लाख या उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। सोचिए, इतनी बड़ी आमदनी और फिर भी इतना बड़ा डर, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस डीप डाइव चर्चा में हम कुछ अहम पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे द हाई अर्नर इल्यूजन, उसके बाद पार्किंसंस लॉ ऑफ फाइनेंस, द साइकोलॉजी ऑफ स्पेंडिंग, फिर देखेंगे द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की असलियत और आखिर में इस फाइनेंशियल रैट रेस से बाहर निकलने के प्रैक्टिकल तरीके। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द हाई अर्नर इल्यूजन, यानी ज्यादा पैसा और वही पुरानी समस्याएं। एक बहुत ही चौंकाने वाला कंपैरिजन है 2025 की एक रिपोर्ट से। अमेरिका में जो लोग साल का $1 लाख कमा रहे हैं, उनमें पेचेक टू पेचेक जीने की आदत उन लोगों से ज्यादा पाई गई है जो सिर्फ $50,000 कमा रहे हैं। पेचेक टू पेचेक का सीधा सा मतलब है अगली सैलरी आने से पहले ही पिछले पैसे पूरी तरह खत्म हो जाना। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि आमदनी बढ़ने का मतलब ऑटोमेटिकली आर्थिक सुरक्षा नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि ज्यादा आमदनी अक्सर नई और बड़ी आर्थिक परेशानियों को जन्म देती है। अब जैसे हाउसिंग और व्हीकल कॉस्ट्स का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि घर पर आमदनी का मैक्सिमम 30% और गाड़ी पर 35% ही खर्च होना चाहिए। लेकिन असल में होता क्या है, जब लोगों की आमदनी बढ़ती है तो ये हाई अर्नर्स एक कंफर्टेबल बजट में रहने के बजाय इन फिक्स्ड एक्सपेंसेस को एकदम इनकी मैक्सिमम लिमिट तक स्ट्रेच कर देते हैं। मतलब एक महंगे घर का बड़ा लोन और एक लग्जरी गाड़ी की भारी EMI, और इस चक्कर में इनकी आर्थिक फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट की, पार्किंसंस लॉ ऑफ फाइनेंस, एक ऐसा छुपा हुआ जाल जो लोगों को लगातार कंगाल बनाए रखता है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक बड़ा ही कच्चा चिट्ठा है पार्किंसंस लॉ ऑफ फाइनेंस। ये लॉ सीधे शब्दों में कहता है कि खर्चा हमेशा आमदनी के बराबर आने तक बढ़ ही जाता है। इसे आम भाषा में लाइफस्टाइल क्रीप भी कहते हैं। होता क्या है, जैसे ही सैलरी बढ़ती है हमारी जरूरतें और हमारा लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाते हैं ताकि हम उस नई आमदनी के लेवल को मैच कर सकें, या सच कहूं तो कभी कभी उसे भी पार कर जाएं। और इस लाइफस्टाइल क्रीप का नतीजा कितना भयानक हो सकता है, ये इस 3.8% के आंकड़े में साफ झलकता है। आमदनी बढ़ने के बावजूद लगातार बढ़ती इन लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से दिसंबर 2024 तक आते आते अमेरिका का एवरेज पर्सनल सेविंग्स रेट गिरकर मात्र 3.8% पर आ गया। ये आर्थिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। लेकिन आखिर हम ऐसी गलतियां करते क्यों हैं? आइए तीसरे हिस्से पर चलते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ स्पेंडिंग। यहां हम इस मानसिकता की थोड़ी और गहराई में जाएंगे। हमारे दिमाग में दो तरह की चीजें काम करती हैं। एक होते हैं हमारे वैल्यूज, जो बहुत ही गहरे और न बदलने वाले मूल्य होते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं हमारे एटीट्यूड्स, यानी हमारा दृष्टिकोण, जो हालात के हिसाब से फ्लेक्सिबल होता है और बदलता रहता है। असल में ये डीपली एम्बेडेड वैल्यूज ही हमारे एटीट्यूड्स को शेप करते हैं, और फिर यही एटीट्यूड्स उन इमोशनल रिएक्शंस को ट्रिगर करते हैं जिनकी वजह से हम अचानक कुछ खरीदने या पैसे उड़ाने का फैसला ले लेते हैं। मॉर्निंग स्टार की एक रिसर्च ने इस पर एक कमाल की गहरी सच्चाई सामने रखी है। रिसर्च कहती है कि हमारी खुशी इस बात पर उतनी निर्भर नहीं करती कि हमारी एब्सोल्यूट इनकम कितनी है, बल्कि इस बात पर करती है कि समाज में दूसरों की तुलना में हम कहां खड़े हैं। इसे अपवर्ड सोशल कंपैरिजन या कीपिंग अप विद द जोन्सेस कहा जाता है। पड़ोसी की बड़ी गाड़ी देखकर खुद को छोटा महसूस करना और फिर सिर्फ दिखावे के लिए पैसे खर्च करना, यकीन मानिए यही वो मानसिकता है जो हमारी आर्थिक सेहत को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रही है। और इस आग में घी डालने का काम करता है आज का कंज्यूमर कल्चर। सोचिए, एक आम इंसान हर दिन लगभग 250 से 5000 एडवर्टाइजमेंट्स देखता है। ये एड्स और ये माहौल हमें लगातार यही सिखाते हैं कि लंबा इंतजार करके सेविंग्स करने से बेहतर है कि बस अभी खरीदारी की जाए और तुरंत खुशी महसूस की जाए। ये जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की बीमारी है, यही हमें आगे चलकर सेव करने से रोकती है। इस माइंड गेम को समझने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, या हम दौलतमंद होने के कुछ सबसे बड़े मिथ्स को तोड़ेंगे। तो कभी सोचा है कि आखिर एक सच्चा करोड़पति या मिलियनेयर असल में दिखता कैसा है? हमारे दिमाग में तो वही टिपिकल इमेज आती है ना, कि अमीर लोग मतलब महंगे कपड़े, बड़ी हवेलियां और हर वक्त लग्जरी ब्रांड्स का दिखावा। लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी बयान करता है।
देखिए, अमीर दिखना और अमीर होना, इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग सिर्फ लुक रिच वाली कैटेगरी में आते हैं, वो अपना हाई रियलाइज्ड इनकम यानी वो आमदनी जिस पर उन्हें टैक्स चुकाना पड़ता है, उसे पूरी तरह अपने हाई कंजम्पशन यानी खर्चों में उड़ा देते हैं। लेकिन जो असल अमीर हैं, जो बीइंग रिच वाली लाइफ जीते हैं, वो संयम और फ्रुगालिटी को चुनते हैं। वो लोग अपनी कुल दौलत के महज 7% से भी कम हिस्से पर अपना गुजारा करते हैं, ताकि उनका कैपिटल बिना किसी रुकावट के लगातार बढ़ता रहे। जरा इस डेटा पर ध्यान दीजिए। असल मिलियनेयर्स गाड़ियां कैसे खरीदते हैं? ये आंकड़े किसी को भी हैरान कर सकते हैं। सिर्फ 24% मिलियनेयर्स ही ब्रांड न्यू गाड़ियां खरीदते हैं। बाकी 50% या तो सेकंड हैंड गाड़ियां लेते हैं या फिर लीज पर, और 26% ने तो पिछले 4 सालों में अपनी गाड़ी बदली ही नहीं। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि संयम ही वो बेस तैयार करता है जहां पैसे को दिखावे के लिए उड़ाया नहीं जाता, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए बचाया जाता है। सच्चाई तो ये है कि असली मिलियनेयर्स आमतौर पर किसी मिडिल क्लास पड़ोस में ही रहते हैं और अपना एक स्ट्रिक्ट बजट फॉलो करते हैं। उनकी दौलत किसी शोबाजी या दिखावे से नहीं, बल्कि लंबे समय की ग्रोथ, बहुत ही सतर्क प्लानिंग और बजटिंग से आती है। उन्हें दुनिया में किसी को भी अपने पैसे साबित नहीं करने होते। तो अब सवाल उठता है कि इस सब से बचा कैसे जाए। इस आखिरी हिस्से में देखते हैं एस्केपिंग द रैट रेस, एक सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम का ब्लूप्रिंट। रॉबर्ट कियोसाकी की स्थिति को द रैट रेस कहते हैं। यह एक ऐसी थका देने वाली, परेशान करने वाली फाइनेंशियल रूटीन है जहां लोग जिंदगी भर सिर्फ अपने बिल्स भरने के लिए काम करते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कैच क्या है? अगर पैसों को लेकर माइंडसेट ही गलत है, तो चाहे सैलरी 50,000 हो या 5 लाख, इंसान इस रैट रेस में बुरी तरह फंसा ही रहता है। सैलरी बढ़ने से हमारी मानसिकता अपने आप नहीं बदल जाती। और एक और चीज जो इस आर्थिक मानसिकता को बिगाड़ती है, वो है इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर यानी EOC। ये वो फाइनेंशियल गिफ्ट्स और मदद हैं जो अमीर माता पिता अपने बड़े हो चुके अडल्ट बच्चों को देते रहते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका बिल्कुल उल्टा असर होता है। इस लगातार मदद से बच्चे हाई वॉल्यूम कंज्यूमर्स बन जाते हैं। उन्हें खुद मेहनत करके कमाने की आदत नहीं पड़ती और आखिर में उनके अंदर अपनी खुद की दौलत बनाने का वो डिसिप्लिन कभी डेवलप ही नहीं हो पाता। ये प्यार और मदद असल में आगे चलकर उन्हीं के लिए नुकसानदायक साबित होती है। तो इस रैट रेस से निकलने के लिए कियोसाकी ने कुछ बहुत ही क्लियर और एक्शनेबल स्टेप्स बताए हैं। पहला है पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बिल मानिए और उन्हें ऑटोमेट कर दीजिए। दूसरा, अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाइए। ऐसे विश्लेषण देखिए, किताबें पढ़िए और लगातार सीखिए। और तीसरा सबसे बड़ा स्टेप, पैसे डूबने के डर को पीछे छोड़कर अपने रिसोर्सेज बिल्ड करने के लिए उन्हें इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। इसके अलावा कुछ बिहेवियरल आदतें बदलना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे फाइनेंशियल रोल मॉडल्स चुनिए जिन्हें सच में पाना मुमकिन हो। हवाई बातें नहीं, डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन की आदत डालिए, यानी कभी उन लोगों की तरफ भी देखिए जिनकी स्थिति थोड़ी कमजोर है, ताकि जो आपके पास है उसके प्रति शुक्रगुजार बन सकें। एक सख्त और मकसद वाला बजट बनाएं। और सबसे जरूरी बात, जब भी आमदनी बढ़े तो खर्चे बढ़ाने की उस ऑटोमेटिकली होने वाली आदत यानी लाइफस्टाइल क्रीप को पूरी तरह से रोक दें। इस चर्चा को आज एक बहुत ही ताकतवर सवाल पर रोकते हैं। जरा सोचिए, क्या आज का लाइफस्टाइल आज की सुविधाओं को फाइनेंस कर रहा है या आने वाले कल की सच्ची आजादी को? ये एक ऐसी बात है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम आखिर खुद की तुलना किससे कर रहे हैं और हमारा कमाया हुआ पैसा आखिर किस चीज की कीमत चुका रहा है। अगर आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया है तो अपने फाइनेंशियल फैसलों पर जरूर दोबारा गौर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।